हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यू की क्लास, जो कि हमारी 8th क्लास। और अभी हम लोग OM2R51 मॉड्यूल के पहले चैप्टर के ही एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, जितना ज़्यादा समय लगता है उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग अपने एमसीक्यू को क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2P इन ब्लॉकचेन। P2P ब्लॉकचेन में P2P ब्लॉकचेन का फुल फॉर्म क्या होता है। अब P2P ब्लॉकचेन है क्या। सबसे पहले तो ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक, देखो, अब सभी लोगों को बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टाइप की कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये डेटा पे बेस्ड होती है। जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये डेटा पे बेस होती है। ठीक, समझ जाएंगे, ब्लॉकचेन लिखा हुआ है ये किस पे, डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। ठीक, अब इसका अब डेटाबेस से कहा जाने लगा, डेटाबेस से कहा जाने लगा तो डेटाबेस क्या। डेटाबेस हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि इसे सर्वर कहें या डेटाबेस कहें, या एक ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्रकार का डेटा बहुत बड़ी मात्रा में रखा हो या छोटी मात्रा में ही रखा हो। ठीक, अब उसको किसी एक सर्वर के माध्यम से गेट करना, और कैसे गेट करना, एक ब्लॉकचेन के द्वारा गेट करना। तो देखिए, जो आपकी ब्लॉकचेन है ये किसी भी कंप्यूटर में पेयर टू पेयर में बटा होता है। ठीक, देखिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक सिस्टम से डेटाबेस, ठीक है, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, P2P का यूज करते हैं। P2P होता है पेयर टू पेयर। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, पेयर टू पेयर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द ब्लॉक चेन इज कंसाइडर्ड अ टाइप ऑफ। ब्लॉक चेन को एक प्रकार का माना जाता है। क्या माना जाता है ब्लॉक चेन को। ठीक है, ब्लॉक चेन को एक प्रकार का क्या माना जाता है, कमेंट करिए जल्दी से आप सभी लोग। क्या ये एक पेमेंट रेल है, पेमेंट मेथड है, या पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इनमें से कोई नहीं। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही और ये जो ऑप्शंस हैं दिए जा रहे हैं, तो मैं इस बार हिंदी में भी लेके आ गया हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी कोई समस्या होती है तो यहाँ से इजिली समझ लेंगे। अब ब्लॉक चेन इज कंसाइडर्ड अ टाइप ऑफ। ब्लॉक चेन को एक प्रकार का माना जाता है। क्या माना जाता है, ब्लॉक चेन को निम्न में से क्या माना जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, पेमेंट रेल। ये एक तरीके की पेमेंट रेल होती है। ब्लॉकचेन जो है वो कंसाइडर्ड करती है एक टाइप के पेमेंट रेल को। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। यह बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। अब बिग डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो बिग एनालिटिक डेटा है ये एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा के बहुत बड़े बड़े समूहों को कलेक्ट करके, उनको ऑर्गेनाइज करके और उन्हें एनालाइज करा जाता है। ठीक, अब मान लिया आपके पास कोई 2 GB की फाइल है। ठीक, 2 GB की फाइल है, उसको आपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे के कौन किसी दूसरे को भेजा। अब जो ये 2 GB की फाइल है ये धीरे धीरे बटेगी, पहले 500 MB में,
ठीक, फिर 500 MB में। ऐसे कई सारे छोटे छोटे पैकेट्स में मैंने बताया था ना, जब भी इंटरनेट के थ्रू डेटा को कहीं भेजा जाता है या रिट्रीव कराया जाता है, तो डेटा कई सारे छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, पैकेट्स का मतलब कई छोटे छोटे, जैसे 1 GB की फाइल है तो उसको छोटे छोटे MBs में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे ही 500 500 करके ये आपका बन जाएगा। अब जो ये डेटा 500 MB का आ रहा है, तो ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, ये इस डेटा को, इस पूरे डेटा को एक जगह कलेक्ट करेगा, एक जगह कलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज का मतलब कि पहले मान लिया पहली फाइल ये आई, फिर दूसरी ये आई, फिर ऐसे ही क्रम वाइज आई। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पहले तीसरी वाली को फाइल को उठा के यहाँ पे लगा देगा, फिर दूसरी वाली को, और उसके बाद चौथी, और फिर पहली। ऐसा नहीं होता है, तो इस डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो यहाँ पे क्रम वाइज डेटा को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक, उसके बाद डेटा को एनालाइज करा जाता है। एनालाइज का मतलब जैसे ही डेटा आपके सिस्टम में आएगा, जैसे ही डेटा आपके सिस्टम में आएगा, डेटा ऑर्गेनाइज होगा और पूरा एकदम उसकी पूर्ण विश्लेषण करके ही डेटा आपके सिस्टम तक भेजा जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सी, मैनेज ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है। चलिए एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है फास्टर बेटर डिसीजन मेकिंग, तेजी से एवं बेहतर निर्णय लेना। नहीं, ये तो लाभ इसका है, बिग डेटा एनालिटिक्स का ये तो लाभ है। फिर कह रहा है मोस्ट रिडक्शन, लागत में कमी। हाँ, लागत में भी कमी आती है, ये भी इसका एक लाभ है। पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या लाभ नहीं है, तो जो मैनेज ऑफ डेटा, डेटा का प्रबंधन करना, इसका लाभ नहीं है। ठीक, बाकी नन ऑफ दिस। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एथिकल हैकर। निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक एथिकल हैकर की विशिष्ट विशेषता नहीं है। ए, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ विंडोज, विंडोज का उसे अच्छा खासा ज्ञान हो। एथिकल हैकर, एथिकल हैकर का मतलब प्रो हैकर। ठीक है, उसको निम्नलिखित में से किस चीज की विशिष्ट विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से किस चीज की विशिष्ट विशेषता नहीं है। तो ए कह रहा है एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ विंडोज, बी कह रहा है अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, नेटवर्क कमजोरियों के दोहन की प्रक्रिया को समझता है। सी, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड प्रिजरेंस, धैर्य, दृढ़ता और गंभीरता। ठीक, डी हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा। अब आप सभी लोग अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। चलिए आप सभी लोग पहले कमेंट करिए क्या आंसर सही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो है ए। ठीक है, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ विंडोज, कि जो एक एथिकल हैकर है उसको विंडोज की अच्छी खासी समझ होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल्स फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेसिफिकली कॉल्ड। अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई क्षतिग्रस्त फाइलों को, मतलब मान लिया किसी व्यक्ति ने एक साइबर क्राइम कर दिया और वो क्राइम करने के बाद में उसने उस फाइल को डिलीट कर दिया। ठीक है, उस फाइल को डिलीट करते ही
डिलीट करते ही या डिलीट करने के बाद में पुनः उस फाइल को प्राप्त करने के लिए, पुनः उसे प्राप्त करने के लिए और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन की विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या इसे रोबोटिक्स बोलते हैं? क्या इसे कंप्यूटर बोलते हैं? क्या इसे एनिमेशन या सिमुलेशन? तो आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप कभी डिलीट किया गया डेटा रिट्रीव करते हैं तो उसे सिमुलेट करना कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? सिमुलेशन बोल देंगे। इस प्रोसेस को सिमुलेशन बोल देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को ठीक सिमुलेशन बोल देंगे। चलिए, कह रही है तो सही हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है स्निफिंग इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फिंगरप्रिंट। स्निफिंग का उपयोग फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए किया जाता है। अब स्निफिंग क्या है? तो जो इस अब सभी लोगों को पहले तो स्निफिंग के बारे में देख लेते हैं हम लोग कि स्निफिंग है क्या। ठीक, इन स्निफिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, ठीक है, नाक से खींचना, या वैसे तो स्निफिंग नाक से खींचना होता है, पर नाउन में इसका मतलब होता है हर एक चीज की बारीकी से जांच पड़ताल करना। ठीक, बारीकी से जांच पड़ताल करना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। जो ए आंसर है, कह रहा है पैसिव स्टैक। स्टैक का मतलब डेवलपमेंट ही होता है, किसी भी वेबसाइट का डेवलपमेंट ही स्टैक कहलाता है। या दूसरा कह रहा है ये एक्टिव स्टैक है, या दूसरा एक्टिव स्टैक है। ठीक है, या ये सी कह रहा है पैसिव बैनर ग्रैबिंग, या ये पैसिव बैनर पैबिंग है, ग्रैबिंग सॉरी, या ये स्कैंड वाली प्रोसेस है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या जब भी किसी फिंगरप्रिंट वाली मशीन पर आप हाथ रखते हैं तो वो किस चीज का उपयोग करता है? स्निफिंग का यूज करता है? किस टाइप की स्निफिंग का यूज करता है? पैसिव का, एक्टिव का, पैसिव बैनर का, या स्कैन का? तो जब भी आप फिंगरप्रिंट मशीन पे अपना फिंगर रखते हैं तो पहले तो वो आपके थंब प्रिंट को एक्टिव स्टैक के थ्रू रीड करता है। ठीक, तो 6 वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जब फिर उसके बाद एक्टिव स्टैक से डेटा को रीड करने के बाद में वो आपके थंब इम्प्रेशन को स्कैन करता है। ठीक, पहले स्टेप ये होता है, उसके बाद में ये, इसलिए हम लोग को पहला जो आंसर वो अपनी प्रेफरेंस में भरेंगे वो बी वाले को भरेंगे। पहला जो अपने प्रेफरेंस में आंसर भरेंगे वो बी वाले क्वेश्चन को भरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो कि हमारा है 7th नंबर। कह रहा है सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस। जो सर्जन होते हैं वो काफी कठिन ऑपरेशंस को मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रो कंप्यूटर्स इंस्टीड मैनुअली, दिस टेक्निक इज नोन एज। अब देखिए हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं। इस तकनीक को के रूप में जानते हैं। अब देखिए जितने भी मेजर या ऑपरेशंस हैं उनको अब डॉक्टर्स खुद ना करके मशीन्स के थ्रू करते हैं। अब इस जब ये मशीन्स के थ्रू ऑपरेशन हो रहे हैं तो इस तकनीकी को क्या बोलते हैं? क्या वो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के अंदर आ जाएगा, सिमुलेशन के अंदर आ जाएगा, रोबोटिक्स के अंदर आ जाएगा, या फोरकास्टिंग के अंदर आ जाएगा? फोरकास्टिंग के अंदर आ जाएगा या सिमुलेशन के अंदर आ जाएगा? तो देखिए जब भी कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है अपने हाथों का यूज ना करके मशीनों का यूज करता है तो वो रोबोट्स का ही तो यूज कर रहा है। उसी के थ्रू तो जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिमूव या उसको इंस्टॉल कर रहा है बॉडी में।
ठीक है। तो सेवेंथ वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। कंप्यूटर फॉरेंसिक अलग होता है, ठीक, उसमें सर्जन का काम नहीं होता है, उस पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल की यूज उस पे परीक्षण करा जाता है। ठीक। तो सेवेंथ वाले क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो सी एकदम सही हो जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पे ये ना दिया होता, रोबोटिक्स ना दिया होता, तब हम लोग इस कंप्यूटर फोरेंसिक्स को सही कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे रोबोटिक्स दे रखा है, तो हम लोग इसी को प्रेफरेंस के तौर पे फिल करेंगे। अब देखिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा जब ये दिया होगा, ठीक है, और ये दिया होगा, तब आपको इस तरीके के क्वेश्चन में सही आंसर चुनने में समस्या हो सकती है। ठीक। तो जब अगर आपने एमसीक्यू क्लास यहाँ से कर रखी है तो आप इजीली आंसर अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं उस आगे का क्वेश्चन बताने से पहले ये बता देता हूँ कि जो लोग सिर्फ एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो उतना इनफ नहीं होगा। आप लोग हम लोगों के एप्लीकेशन पे जाके, जो ट्रिपल सी वाईफाई की एप्लीकेशन है, उस पे जाके आप अब थ्योरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आप जाइए, आपको वहाँ पे फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप अपने फ़ोन में, अपने डिवाइस में ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी नाम से चैनल है, उसको डाउनलोड करिए, उस पर अपनी आईडी लॉगिन करिए और नोट्स को वहां से फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु क्रिएट 123D डिजाइन। 123B डिजाइन किसने बनाया? और 123D डिजाइन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक। तो जो 123D डिजाइन है वो एक 3D आर्किटेक्चर को, किसी भी प्रकार के 3D आर्किटेक्चर को बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं। और अच्छी तरीके से इसको अच्छी तरीके से एक लाइनेक्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया जा सकता है, या मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया जा सकता है। अब देखिए, किसी भी चीज के, जैसे वीएफएक्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वीएफएक्स की तरह ही, या ऐसे कह लीजिए वीएफएक्स में ही इसका यूज हो जाएगा। ये 123D डिजाइन जो है, इसमें वीएफएक्स आपका इंक्लूडेड है। किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D शेप बनाना ही 123D डिजाइन के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको किसने बनाया? तो क्या वो शेप वेस थे, या वो ऑटोडेस्क थे, या मेकवेयर थे, या इथेरियम थे? चलिए, आप सभी लोग अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए। जिसको जो सही लगता है वो आंसर दे, बाकी मैं तो सही बताऊंगा ये भी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर एकदम सही है। आप लोग टाइम टू टाइम पे कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, देखिए किसी का भी आंसर सही नहीं हो पाया है, एक दो लोगों को सही हो सकता है, पर आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हैट हैकर एंड ब्लैक हैट हैकर नोन। जो व्हाइट हैट हैकर हैं और ब्लैक हैट हैकर हैं, इनका मिश्रण किस नाम से जाना जाता है? क्या वो एथिकल हैकर के नाम से, अनएथिकल, ग्रे हैट, या नन ऑफ दिस? अब देखिए, व्हाइट हैट हैकर, तो ठीक है, व्हाइट हैट हैकर की बात कर लें तो ऐसे हैकर जो किसी गवर्नमेंट संस्था के लिए काम करते हैं हैकिंग का, ठीक है, ये ऑथराइज होते हैं, ये ऑथराइज होते हैं, ठीक है, ये अनऑथराइज होते हैं। मतलब ये इलीगल कह लीजिए, अनऑथराइज लिख लीजिए यहाँ पे, या
इसे इलीगल कह लीजिए। अब जैसे ही कोई वेब डिजाइनिंग पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में सिर्फ हैकिंग का सवाल आता है कि हम हैकर बन जाएं, बढ़िया हर चीज को हैक कर लेंगे। तो देखिए, आप लोगों के हैकर बनने की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। M2R5.1 से ही आपके हैकर बनने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ से सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं। अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं, या सॉफ्टवेयर को उसको बनाने जा रहे हैं। ठीक। अब धीरे धीरे ही अगर जितना जितना हम लोग इस सॉफ्टवेयर मेकिंग के बारे में सीखेंगे, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनता है। जब सॉफ्टवेयर बनाना जान जाएंगे, तो उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का बग भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर, इन दोनों को मिलाकर जो हैकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन हैकर्स को ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या है? अब देखिए, पहले तो साइबर सिक्योरिटी क्या है ये तो बात की बात है, पहले हम लोग साइबर क्राइम तो जान लें कि जो साइबर क्राइम है वो क्या है। अब आप लोगों ने लास्ट क्लास में साइबर क्राइम के बारे में देखा होगा, एक क्वेश्चन पढ़ा था साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। साइबर अटैक और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो देखिए, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्राइम, सिस्टम से जुड़ा हुआ, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ, ठीक है, क्राइम एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ क्राइम एक साइबर क्राइम की लिस्ट में आता है। अब वो साइबर क्राइम भले ही किसी मनी, ठीक है, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने जाम तारा में देखा होगा। उसमें ओटीपी आता, उसके भेजते हैं फोन पे, ओटीपी पूछते हैं और उनके पैसे निकाल लेते हैं। जिन लोगों ने भी जाम तारा नहीं देखी वो लोग देखें। देखें मतलब जब समय हो, जरूरी नहीं है, सीरीज है काफी बड़ी सी। ठीक है, 10-15 एपिसोड्स की, अब तो उसका दूसरा सीजन भी आ गया है। उसमें साइबर क्राइम के बारे में अच्छे से बताया गया है। देखिए, हर एक मूवी, जरूरी नहीं टाइम वेस्ट ही हो, मूवी या सीरीज, कई सारी मूवी सीरीज हमको इंस्पिरेशन देती हैं, काफी चीजें सिखाती हैं। अब जामतारा जैसी जो हो गई, ये हमको साइबर क्राइम कैसे होता है इसके बारे में सिखाती हैं। एक पूरा एक पूरा जिला कह लीजिए जामताड़ा, जो सब उनका मेन पेशा यही है, साइबर क्राइम करना। ठीक है। अब उस साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ सिक्योरिटी भी लागू करी गई, जिन्हें हम लोग साइबर सिक्योरिटी बोल देते हैं। तो देख लीजिए साइबर सिक्योरिटी क्या है। क्या साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। साइबर जो सिक्योरिटी है वो मालवेयर मतलब वायरसेस के अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या वो हमें वायरसेस के अगेंस्ट वायरसेस के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, या बी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। या जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमें साइबर टेररिस्ट के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सी कह रहा है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स अ सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमें साइबर अटैक से बचाती है। या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, जो जितने भी उल्लेखित हैं इन सभी के बारे में, या ये सभी सही हैं। तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा, मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। आप अपने क्वेश्चन पढ़िए। अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ, अ, अभी मैं आपको समय दे रहा हूँ 10 सेकंड। ठीक। इस 10 सेकंड में आप इसके क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से आंसर दीजिए।
चलिए, आपके 10 सेकंड हो चुके हैं। ठीक, जिन लोगों ने नहीं दिया है उनको बधाई हो। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उनको बधाई हो। देखिए, हर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, तो इस क्वेश्चन में डी वाला आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, साइबर जो क्राइम है, जो साइबर सिक्योरिटी है वो वायरसेस के थ्रू भी होती है, वायरसेस के अगेंस्ट भी होती है। साइबर सिक्योरिटी साइबर टेररिस्ट के अगेंस्ट भी होती है, साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स के अगेंस्ट भी होती है। ठीक है, तो जब तीनों सही हो जाएंगे तो हमारा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नीचे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मेन पार्ट ऑफ आईओटी इज, आईओटी का मुख्य भाग क्या है? निम्नलिखित में से आईओटी का मुख्य भाग क्या है? क्या वो सेंसर है? बी नेटवर्क कनेक्टिविटी है? सी एप्लीकेशंस ऑफ डेटा स्टोरेज है? डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हैं। क्या आईओटी का मुख्य भाग सेंसर, बी नेटवर्क कनेक्टिविटी, सी एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्टोरेज, डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी हैं? बताइए क्या है, क्या हो सकता है इसमें से? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, जो लोग रेगुलर क्लास करते होंगे उन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। जो भी व्यक्ति रेगुलर क्लास कर रहा होगा उसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। चलिए चलिए, जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, जल्दी से करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आईओटी में सेंसर भी काम आता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काम आती है, और डेटा स्टोरेज एप्लीकेशंस भी काम आती हैं। डेटा स्टोरेज एप्लीकेशन जैसे आपका क्लाउड, अब वो क्लाउड किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो जियो का भी हो सकता है, एयरटेल का भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी मोबाइल कंपनी का भी हो सकता है, जैसे सैमसंग, सैमसंग रियलमी, ये सब अपने क्लाउड देते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन सिस्टम हैकिंग? किसी सिस्टम को हैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि या बात क्या होती है? तो देख लेते हैं। ए, क्या वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है? बी क्रैकिंग पासवर्ड, पासवर्ड को क्रैक करना होता है? या सी स्केलेटिंग प्रिविलेजेस, मतलब बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं, बहुत ही बड़े परमिशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, डी कवरिंग ट्रैक्स, ट्रैक को कवर करने की आवश्यकता होती है। तो बताइए किस चीज की आवश्यकता हो सकती है? किसी भी सिस्टम को हैकिंग में, सब सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? तो किसी भी सिस्टम को आप हैक करने जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है उसके पासवर्ड को क्रैक करना। ठीक, ना कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ना एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, और डी ना ही कवरिंग ट्रैक्स। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक साइबर सुरक्षा का प्रचार है? तो क्या ए क्लाउड सिक्योरिटी, बी एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सी नेटवर्क सिक्योरिटी, या डी ये सभी? अब बताइए आप सभी लोग, साइबर सुरक्षा का एक प्रकार क्या हो सकता है? क्लाउड सिक्योरिटी हो सकती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या ये ऊपर जो तीनों लिखी हैं ये तीनों हो सकती हैं, या किस तीनों में से कोई एक? या इन तीनों में से कोई एक?
जी, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है डी। ये सभी प्रकार की साइबर सिक्योरिटी हैं। ठीक, ये सभी एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FSP फ्यूचर स्किल पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय। ये FSP फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करा गया? ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया? क्या वो नासकॉम के द्वारा, क्या नाइलेट, या विप्रो, या SCL? ये नाइलेट तो आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कंपनी है, और ये भी एक कंपनी है। तो जो आपका FSP मतलब फ्यूचर स्किल पोर्टल था, ये नासकॉम के द्वारा चलाया गया। अब नासकॉम है क्या? जो ये नासकॉम है, ये है क्या? तो देखिए, नासकॉम का मैं मतलब बता दूं, फुल फॉर्म इसका मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक, ये एक इंडियन कंपनी है जो जिसकी ब्रांचेज जो हैं वो लगभग पूरे भारत में 180 ब्रांचेज हैं। तो जो FSP फ्यूचर स्किल पोर्टल है, ये नेस्कॉम के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन वाज फ्यूचर स्किल पोर्टल स्टैंड। फ्यूचर स्किल पोर्टल FSP वही बात कर रहा जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ये कब शुरू किया गया? ये तो अच्छी चीज है, करंट अफेयर से रिलेटेड आ गई, नहीं सॉरी GS से रिलेटेड आ गई। FSP फ्यूचर पोर्टल कब स्टार्ट करा गया? 9 फरवरी 2018, 19 फरवरी 2018, 29 फरवरी 2018, या 19 नवंबर 2018? तो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, 19 फरवरी 2018 को इसका इस पोर्टल शुरू करा गया। किसका? एफ एस पी FSP पोर्टल शुरू करा गया। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मॉनिटर्स आ यूजर्स एक्टिविटी। Monitors a user's activity on the internet and transmit that information to someone other। कि एक यूजर की इंटरनेट पर एक्टिविटी, मतलब एक यूजर, एक व्यक्ति है जो इंटरनेट को यूज कर रहा है। ठीक है, और जो इंटरनेट को यूज कर रहा है, तो वो इंटरनेट में क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, ठीक है, किस तरीके की फाइलें डाउनलोड कर रहा है, इस पर मॉनिटर करना मतलब उस पर निगरानी रखना। एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन, और उसके डेटा को किसी दूसरे को भेजना, ये क्या कहलाता है? मालवेयर कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाता है, एडवेयर कहलाता है, या नन ऑफ दीज? या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है स्पाईवेयर। अब मैंने जब भी आपको लास्ट क्लास में वायरसेस के बारे में बताया था, लास्ट क्लास नहीं मतलब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में वायरसेस के बारे में बताया था कि वायरसेस कितने टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने स्पाईवेयर के बारे में डिटेल से बताया था कि स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है, स्पाईवेयर एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी बिना परमिशन लिए आपके डेटा को किसी दूसरे यूजर के या दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता रहेगा। ठीक, तो आपको आई होप स्पाईवेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें स्पाईवेयर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देख लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है विच साइज ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज बिग डेटा। किस आकार का डेटा किस आकार का डेटा बिग डेटा कहलाता है। तो आप लोग बताइए, क्या गीगा हंटिंग, मेगाबाइट या मेटाबाइट या मेगाबाइट या पेटाबाइट। ठीक, इस टाइप के डेटा को किस टाइप के डेटा को बिग डेटा कहेंगे। चलिए, मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे 10 सेकंड दे रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है पेटाबाइट। पेटाबाइट सबसे बड़ा होता है। ठीक, पेटाबाइट टाइप का जो डेटा है, पेटाबाइट मतलब पीबी, जैसे जीबी बोलते हो वैसे ही पीबी। इस पीबी में जो डेटा होता है उसे बिग डेटा बोलते हैं। अब जिन लोगों को पता नहीं है कि केबी सबसे छोटी इकाई मेमोरी की क्या होती है, तो मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो मेमोरी की होती है वो होती है 1 बिट। 1 बिट। अब इस 1 बिट में 0 या 1 हो सकते हैं। ठीक, फिर होती है बाइट मेमोरी की। मैं ये यूनिट्स बता रहा हूँ। 1 बाइट, 1 बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। अब देखिए, जो बिट बिट की बात करा जा रहा है तो ये बाइनरी को लिया जाता है। 8 बिट यानी इस तरीके से कुछ 8 करेक्टर होंगे। 1 0 1 1 0 1 0। तो 4 6 और 1 ये 8। ठीक, तो इस तरीके से आपके ये हो गए बिट। बिट एक्चुअली बाइनरी को ही बोलते हैं। बाइनरी आपकी कौन सी हो सकती है, 1 और 0। ये दो आपकी बाइनरी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन, ठीक, अब आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। अब जब बिट तक आ ही गए हैं, फिर आता है आपका 1 KB। केबी मतलब किलोबाइट। 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट। फिर 1 MB में होते हैं 1024 KB। जब कभी भी आप लोगों को डेटा मिलता है, ठीक, जो लोग भी जियो का या एयरटेल का सिम ले रहे हैं, सिम ले रखे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आपके फोन में नया डेटा आता है तो उसको आप लोग तुरंत देखा करिए कि क्या 1 GB मिल रहा है। 1 GB यानी 1024 MB। ठीक, क्या आपको 1024 MB मिल रहा है या सिर्फ और सिर्फ 1000 MB ही मिल रहा है। इस चीज की आप लोग जानकारी रखिए और देखिए इसको। ठीक, नोटिस करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देख लेते हैं, MB तक ही, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना क्या कहलाता है। डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना क्या कहलाता है। क्या वो डेटा मैनिपुलेशन कहलाता है, या क्या वो डेटा कम्युनिकेशन या डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग इसका भी आंसर दीजिए जल्दी से। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है। जी, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जब भी, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँ, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं, ठीक, एक पर्सन को, आप एक पर्सन को कॉल करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका डेटा, ठीक है, किसी दूसरे तक पहुंच रहा होता है। आपका डेटा
किसी दूसरे तक पहुंच रहा होता है और उसका डेटा आप तक पहुंच रहा होता है। अब ये डेटा क्या है? ये बातें ही तो है, वॉइस ही तो है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। इसे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक। डेटा मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, और डी भी नहीं। ठीक। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हु इज हैकर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ओ लेवल में आया है। ये 2022 में आया था। ठीक। और फिर ये 2023 में भी आया ये क्वेश्चन। ठीक। कि जो हु इज हैकर, हैकर कौन है? ए, क्या वो एक ह्यूमन बीइंग है? बी, कोई मशीन है? सी, इंटरनेट वायरस है? या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं? तो जो एक हैकर है, सीधी सी बात है, वो कोई मशीन तो है नहीं। जो एक हैकर है वो कोई मशीन तो है नहीं, है तो वो एक ह्यूमन ही ना। ठीक। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर जो है वो सही हो जाएगा ए। आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक। हैकर भी तो कोई इंसान ही होता है जो हैकिंग करता है। ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का एक उद्देश्य है? ए, कॉन्फिडेंशियलिटी। बी, इंटीग्रिटी। सी, अवेलेबिलिटी। डी, ऑल द अबव। डी, ऑल द अबव। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? तो देखिए, कॉन्फिडेंसली कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो हम लोगों का डेटा है वो गोपनीय रहे। अगर हम कोई सीक्रेट बात कर रहे हैं तो उसको वो फैले ना। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे बात। अवेलेबिलिटी मतलब जिससे बात कर रहे हैं उस तक आसानी से चीजें पहुंच जाएं। तो सारी चीजें तो आपके फेवर में आ रही हैं। इसका मतलब डी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। मतलब डी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग देख लेते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल का उपयोग से बचाव के लिए किया जाता है। किससे बचाव के लिए किया जाता है? डेटा ड्राइवन अटैक से, मतलब डेटा संचालित हमले से। या बी, अनऑथराइज्ड अटैक से। सी, फायर अटैक से। या डी, वायरस अटैक से। ठीक है। फायरवॉल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। किससे बचने के लिए हम लोग फायरवॉल का यूज करते हैं? जिस किसी भी ने सेकंड और थर्ड क्लास करी हुई है, उस उन सभी लोगों को फायरवॉल के बारे में जरूर जानकारी होगी, क्योंकि मैंने उस पेपर में या उस क्लास में एकदम डिटेल से फायरवॉल के बारे में समझाया है। एकदम डिटेल से फायरवॉल के बारे में समझाया है। ठीक है। तो चलिए, कि फायरवॉल क्या आता है? डेटा ड्राइवन अटैक, डेटा संचालित हमला, इससे बचने के लिए। ठीक है। या अनऑथराइज्ड अटैक, फायर अटैक या वायरस अटैक। इस वाले क्वेश्चन में आपका बी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी आपके सिस्टम में अनऑथराइज्ड अटैक होंगे उनको फायरवॉल रोक लेता है और आपके सिस्टम को
करप्ट होने से बचाता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। ए आर्ट, बी डिजाइन, सी इनपुट, डी न्यूरल नेटवर्क। ए आर्ट, बी डिजाइन, सी इनपुट और डी न्यूरल नेटवर्क। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ना ही कोई आर्ट कोई उपकरण नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। डिजाइन, ये भी कोई उपकरण नहीं है। इनपुट एक उपकरण नहीं, एक कमांड है। न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं ये आपके उपकरण होते हैं जो एआई का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच फील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय वर्चुअल रियलिटी। कौन सा क्षेत्र आभासी वास्तविकता से प्रभावित ना है नहीं है। मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सभी चीजें वर्चुअल हैं, उसके उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। एजुकेशन, सर्जरी, आर्किटेक्चर, पोस्टल सर्विसेज। ठीक, तो देखिए जो पोस्टल सर्विसेज हैं उन पर इस चीज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। उन पर इस चीज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। पोस्टल सर्विसेज का मतलब आपके पोस्ट ऑफिसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या अर्थ है। अब क्लाउड सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग फोन चला रहे होंगे तो उसमें कुछ इस तरीके का एक बना होगा सिंबल, नहीं इस तरीके का तो इस तरीके का कुछ बना होगा, क्लाउड टाइप का, बादल टाइप का बना होगा, या ऐसे। हाँ वही, मतलब जैसा ऊपर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लाउड का अर्थ होता क्या है। क्लाउड का अर्थ होता है क्या कोई हार्ड ड्राइव या वायरलेस प्यूपल या इंटरनेट। सीधी सी बात है, जब हम डेटा इंटरनेट के माध्यम से उसको भेज रहे हैं, कहीं पे स्टोर करा रहे हैं, तो वो इंटरनेट ही हो तो हुआ, इंटरनेट ही तो हुआ। तो आपका जो 24th वाला क्वेश्चन है इसमें इंटरनेट हो जाएगा। अब आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर ली जाए। जिन लोगों ने ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करा दिया है, ठीक है, उन लोगों के लिए अभी जल्द ही M2R5.1 के एग्जाम फॉर्म भरे जाने लगेंगे। जैसे ही आपका एग्जाम फॉर्म भर जाएगा उसके ठीक 2 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक, अब हम लोग ऐसे समय पे आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास या थ्योरी बैच लेके आए हैं CCC वाईफाई स्टडी के एप्लीकेशन पे। जो लोग भी इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वो लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर डेमो क्लासेस पहले देखें। डेमो क्लासेस देखिए, अगर आपको समझ में आता है ठीक है आप ज्वाइन करिए। हम लोगों ने उस ऐप पर जो भी क्लासेस करवाई हैं उन क्लासों को बकायदा थ्योरी क्लासेस भी हैं। ठीक, थ्योरी क्लासेस हैं, उसके साथ में प्रैक्टिकल्स करवाए हैं, प्रैक्टिकल्स के साथ में आपके लाइव और रिकॉर्डेड लेसन्स हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ओ लेवल पास करना चाहते हैं वो लोग CCC वाईफाई की एप्लीकेशन पर जाकर चैनल को या उस क्लास को का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब देखिए जिन लोगों ने अगर अभी एप्लीकेशन कर रखा होगा वो लोग गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी काफी फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में आई वैकेंसी ROARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में ओ लेवल मांगा जा रहा है। अब जिन लोगों का ओ लेवल कंप्लीट है वो लोग ही उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ठीक, वही लोग आरओ के लिए एआरओ के लिए एलिजिबल हैं जिनका ओ लेवल कंप्लीट है। अब सिर्फ इसी में नहीं, कंप्यूटर पुलिस डिपार्टमेंट में भी कई सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें ओ लेवल के बारे में पूछा जाता है। मतलब ओ लेवल की एलिजिबिलिटी को चेक करा जाता है कि आप ओ लेवल पास हैं तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक, तो मुझे आपको इस चीज के बारे में जानकारी देनी थी। उम्मीद है आप लोग जाएंगे और ट्रिपल सी वाई स्टडी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करेंगे और वहां से डेमो क्लासेस को अटेंड करेंगे। आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाके डेमो क्लासेस ही अटेंड कर लीजिए। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ से भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? ए, कंप्लेशन। बी, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरों के खिलाफ रक्षा। सी, डेंजर प्रिवेंशन, खतरे की रोकथाम। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अनुपालन मतलब किसी एक चीज का अनुपालन करना, हाँ बिल्कुल अनुपालन करता है रूल्स का। बी, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरों से बिल्कुल बचाता है। ठीक है, फिर सी कह रहा है डेंजर प्रिवेंस, खतरे की रोकथाम करता है, बिल्कुल सही। फिर डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर है वो डी एकदम सही हो जाएगा। जो आपका आंसर है वो आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करें, और अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपने नाम और अपने डाउट को लिख के छोड़ दिया करें। ठीक है, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। कल मैंने आप लोगों को अपनी इस एमसीक्यू क्लास में कुछ टॉपिक्स, मतलब कि M2R 5.1 में आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं उनके बारे में बताया था। ठीक, जिन लोगों ने भी अभी तक टॉपिक्स को नोट नहीं करा है वो लोग कर लें। जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सभी लोग कर लें, नोट कर लें, पढ़ने में काफी इजी हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।